हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। जहाँ पे अभी तक हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्ट करने के बाद हमने जो लास्ट आर्टिकल पढ़ा था वो था आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। सो यहाँ तक आई होप सबको समझ आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं सीधा। द फर्स्ट फंडामेंटल राइट दैट वी हैव टू स्टडी, द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है राइट टू इक्वालिटी। और इसमें जो आर्टिकल नंबर सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है 14, क्योंकि 13 तक तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 14 विच इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 14 स्टेट्स दैट, ये पूरा एक एक वर्ड मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इट स्टेट्स दैट अ स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बार दोबारा से बताता हूँ, स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो आपको क्या समझ आया इसमें? एक तो ये समझ आया होगा कि स्टेट, स्टेट क्या होता है। हमने आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ लिया था कि कौन सी जो गवर्नमेंट का पार्ट है वो क्या क्या स्टेट में इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, आई होप सबको समझ आया होगा। तो स्टेट का अगर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को दोबारा से। सो जितने भी ये सारे मैंने मेंशन करे थे, ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। सो अब बात करी जाए तो स्टेट जो है, शॉल लिखा हुआ है। शॉल मतलब स्टेट शॉल, शॉल का मतलब होता है मस्ट, यानी मैंडेटरी। सो इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट, इट इज मस्ट फॉर द स्टेट टू नॉट, यहाँ लिखा हुआ है नॉट डिनाई, यानी किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन वो क्या डिनाई नहीं कर सकता स्टेट? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा ये जो मैंने बेसिक टर्म्स बताई हैं। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो शॉल का मतलब, ये जितने भी आर्टिकल्स आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट के जितने भी लॉज है, अगर वहां पे शॉल लिखा है तो शॉल का मतलब होता है इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू एक्ट, इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्ट। तो अ स्टेट शॉल नॉट डिनाई, स्टेट को डिनाई नहीं करना चाहिए एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन को, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो यानी स्टेट को, किसी भी इंसान को ये डिनाई नहीं, मतलब स्टेट नहीं डिनाई कर सकता, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक बारी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश ओरिजिन का है। ठीक है, यानी इस कॉन्सेप्ट का इजाद जो है किसने करा था? इसका इजाद बेसिकली करा था एवी डाइसी ने। तो एवी डाइसी की एक बुक थी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस बुक में इन्होंने इसको समझाया था, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ को। सो इट इज अ ब्रिटिश ओरिजिन कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसका मतलब होता है, पहला मतलब है इसका इक्वालिटी बिफोर लॉ का, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी भी इंसान को क्या नहीं देनी है? प्रिविलेजेस नहीं देनी है। किसको? कौन प्रिविलेजेस नहीं देगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर कोई प्रिविलेज नहीं दे सकती है। सो पहला मतलब तो ये हो गया, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, यानी प्रिविलेजेस एब्सेंट है, यानी नहीं है किसी भी इंसान के फेवर में। ठीक है, चाहे वो कोई भी बहुत बहुत बड़ा, कह सकते हो बहुत बड़ा आदमी है, कोई रिच है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कह सकते हो एक्टर है। तो किसी भी इंडिविजुअल को क्या है? प्रिविलेज नहीं देनी है। किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती किसी भी इंसान को प्रिविलेज। फिर दूसरा पॉइंट है इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्संस टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जितने ऑल जो पर्संस हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोगों के लिए जो ऑर्डिनरी लॉ हैं वो लागू होते हैं। जितने भी लॉज हैं सबके लिए एक ही लॉ है। ठीक है, अगर कोई बंदा कोई रिच बंदा कार क्रैश करता है, कोई पुअर बंदा कार क्रैश करता है, तो सबके लिए क्या है?
ऑर्डिनरी लॉज या फिर जो लॉज हैं वो सबके लिए इक्वली क्या है, एप्लीकेबल हैं, और जिसको कौन एडमिनिस्टर करता है, जो कि कोर्ट्स, ठीक है, कोर्ट्स जो है एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। सो नो पर्सन, थर्ड पॉइंट है इसका, नो पर्सन रिच पुअर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल इज अबव लॉ। कोई भी पर्सन जो है, चाहे वो रिच है, पुअर है, ऑफिशियल है या फिर नॉन ऑफिशियल है, वो कानून से बढ़कर नहीं है, ठीक है, वो कानून से बढ़कर नहीं है। आपने ओल्ड मूवीज में भी देखा होगा, सनी देओल की काफी मूवीज है जहाँ पे उसने इस डायलॉग का यूज करा है कि भाई कानून से बड़ा कोई इंसान नहीं होता है। तो इसी तरह से ये जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज नो पर्सन, चाहे वो रिच पुअर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो यानी सबसे बड़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपके लिए, लॉ है, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहाँ से लिया गया है, ये एवी डाइसी की बुक से लिया गया है। और एवी डाइसी ने अपनी बुक में क्या समझा है, रूल ऑफ लॉ, क्या समझा है, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का ही पार्ट है क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो एवी डाइसी ने अपनी बुक में समझाया था रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ का पार्ट क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसमें क्या था, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस, इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। नो पर्सन रिच पुअर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल इज अबव लॉ। तो सबसे अबव क्या है, सबसे ऊपर क्या है, दैट इज लॉ, जो कि सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। सो अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, एवी डाइसी ने क्या समझाया था। तो हमने बताया कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये किसका पार्ट है, मतलब किसके अंडर आता है, रूल ऑफ लॉ। तो इस बुक में द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ समझाया था। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या समझाया था, दैट इज एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्ररी पावर, यानी कोई भी मनमानी पावर कह सकते हो नहीं लगा सकते किसी भी इंसान पे, ठीक है। सो नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, किसी भी इंसान को गवर्नमेंट जो है, किसी भी इंसान को गवर्नमेंट जो है पनिश नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस उसने कोई कानून ना तोड़ा हो। दैट इज ब्रीच ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून तोड़ना। तो अगर कोई इंसान कानून तोड़ता है तभी उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया गवर्नमेंट ने पुलिस को किसी के घर में भेजा, उसने कुछ भी नहीं करा हुआ, नॉर्मल अपना घर में खाना खा रहा है और उसको उठा के ले गई पुलिस, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ। हाँ, अगर उस इंसान ने कह सकते हो कोई कानून तोड़ा है, देन पनिशमेंट दी जा सकती है बाय द गवर्नमेंट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ। फिर आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, जो कि किसने समझा है, एवी डाइसी में अपनी बुक में इस कॉन्सेप्ट को बताया, दैट इज लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने आप लोगों को सभी को बता दिया था, दैट इज इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो जितने भी सिटीजन्स हैं वो जो है इक्वल सब्जुगेशन होना चाहिए किसका, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ लॉ कोर्ट्स। तो जितने भी सिटीजन्स हैं एक कंट्री में जो रहते हैं, वो उन सबके लिए जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। और ये कानून सबके लिए एक जैसे लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये कौन ध्यान देता है, कौन एडमिनिस्टर करता है, जो कोर्ट्स होती हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो इट इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, इट इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट गिवन बाय एवी डाइसी। सो बात करी जाए फिर थर्ड पॉइंट की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसे, बुक में भी समझ नहीं आएगा आपको। द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, is the result of the rights of individual as defined and enforced by the courts rather than constitution being the source of individual rights। एक बार इसका मतलब समझते हैं। इसमें बोला है कि जो किसी भी इंसान के, जो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, उसके जो राइट्स हैं, उसके जो राइट्स हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, वो निकलते हैं कोर्ट से, ठीक है। जो कहाँ से निकलते हैं, ये जो राइट्स हैं, कोर्ट से, ठीक है। ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान के सोर्स ऑफ, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान का सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट है। यानी अगर किसी इंसान को राइट्स मिल रहे हैं, तो वो किसकी वजह से मिल रहे हैं, कोर्ट्स की वजह से मिल रहे हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। यानी अगर ऐसा समझा जाए कि भाई अगर किसी इंसान को जो राइट्स हैं उसका सोर्स क्या है, ये इन्होंने अपने थर्ड पॉइंट में बोला है, उन्होंने बोला है इसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका सोर्स इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्या है, कोर्ट्स है। यानी कोर्ट्स जो है, कोर्ट्स एक इंसान के सोर्स का, एक इंसान के राइट्स का सोर्स है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। पर क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल है, क्या इंडिया में कोर्ट्स देती हैं इंसान को राइट, इंडिया में जो है
एक किसी भी इंडिविजुअल को जो राइट मिलता है वो मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज लिखे हुए हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसको क्या करना? उसको करना इंटरप्रेट। इंटरप्रेट, ठीक है। सो कोर्ट का काम है सिर्फ इंटरप्रेट करना। अगर कहीं कंफ्यूजन होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके कोई कोई बंदा कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके उसने केस करा कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ है, तो कोर्ट जो है उस इंसान को राइट नहीं देगी। कोर्ट उस इंसान को जो है राइट्स नहीं देगी। वो क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी, आर्टिकल्स को जो है इंटरप्रेट करेगी, उसका सही मतलब बताएगी कि भाई इसका मतलब ये है, और हाँ अगर आपका आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपका यस फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो इंडिया में जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं करता। ठीक है, इंडिया में ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इंडिया में जो है हर इंसान के जो राइट्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से निकलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही डिटेल्ड वे में, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था फंडामेंटल राइट्स के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही डिटेल्ड वे में जो है हर इंसान के, हर इंडिविजुअल के राइट्स जो है मेंशन्ड है। ठीक है। सो इन इंडिया इंडिविजुअल राइट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में इंडिविजुअल के जो राइट हैं वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। स्पेशली पार्ट 3 में पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ एटसेट्रा, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कहाँ पे है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखे हैं। क्या कोर्ट्स ने दिए हैं ये? क्या सुप्रीम कोर्ट ने निकाले हैं ये सारे राइट जो हैं इंडिविजुअल के? नहीं निकाले ना। क्या हाई कोर्ट ने निकाले? नहीं निकाले। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का क्या काम है? ये जितने भी राइट्स हैं इसको इंटरप्रेट करना, जितने भी आर्टिकल्स है उसको इंटरप्रेट करना। सो दीज राइट्स आर ऑलरेडी रिटन एंड गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जॉब है कोर्ट का वो क्या है? टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स एंड इंटरप्रेट देम व्हेन देयर अ कंफ्यूजन और अ सिचुएशन लाइक। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो कोर्ट का क्या काम है? राइट्स देना? नहीं। कोर्ट का काम है एक इंसान को जस्टिस दिलाना, या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो दिस थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया। दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया, ओनली फर्स्ट टू आर एप्लीकेबल टू इंडिया। फिर बात करी जाए राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अब। तो राइट टू इक्वालिटी में क्या था? अगर आपको आर्टिकल दोबारा से पढ़ाऊं वाला। सो जो गवर्नमेंट है यानी स्टेट जो है, शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, इसको डिनाई नहीं कर सकती गवर्नमेंट। और दूसरा क्या है? इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं एक बारी। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज जो है ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका मतलब ये है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज बोथ इन प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज। तो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इसमें पहला जो इसका मतलब है, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज बोथ इन प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज। इमेजिन करिए कि भाई एक रिच इंसान है और एक पुअर इंसान है। ठीक है, ये दोनों ही कार चला रहे हैं, सेम कार चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाटा नैनो। जो रिच है वो बहुत कंजूस है, बट स्टिल दोनों के पास क्या है? टाटा नैनो। दोनों ही क्या करते हैं? अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग जगह पे, या कह दो सेम जगह पे, दोनों की जो है कार क्रैश हो जाती है। किसी बंदे को ठोक देते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब इन दोनों को अरेस्ट कर दिया जाता है कि भाई एक इंसान ठोक दिया आप लोगों ने, इन दोनों को अरेस्ट कर दिया जाता है। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि भाई जो ट्रीटमेंट इसके साथ होगी रिच के साथ, वही ट्रीटमेंट पुअर के साथ होनी चाहिए, या फिर जो पुअर के साथ ट्रीटमेंट होगी वही रिच के साथ होनी चाहिए। अगर रिच को अपना वकील रिच को ये इजाजत है कि अपना वकील लेकर आए, तो पुअर को भी ये इजाजत होनी चाहिए कि वो अपना वकील लेकर आए। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको एक रात के लिए अरेस्ट करा जाएगा तो इसको भी सेम एक रात के लिए अरेस्ट करा जाएगा। कुल मिला के बात यह है दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, बोथ इन प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज। आई होप सबको समझ आया होगा पहला पॉइंट। सो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। अब ये जो दोनों पर्सन है इन दोनों की सिचुएशन लगभग सेम है। ठीक है, अब कोई फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का एक्ट है क्रैश एक्ट।
ठीक है, सीआरपीसी आईपीसी जो भी है, ठीक है, भारत अधिनियम, कुछ भी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसे नकली एक कोई एक्ट बना दिया, दैट इज क्रैश एक्ट। ठीक है, जिसमें ये है कि अगर कोई गाड़ी से किसी इंसान को ठोकता है तो उसको क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो मेंशन है। तो दोनों को ही सेम लॉ, दोनों के लिए ही सेम लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि दोनों की सिचुएशन क्या है, सेम। सो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। सो ये सेकंड मतलब हो गया। आई होप सबको समझ आया होगा। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कुल मिला के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड दिस इज मेंशन इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 14 में टोटल कितने कॉन्सेप्ट हैं? टोटल दो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, पहला क्या था? इक्वल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो यानी जो गवर्नमेंट है, ये दोनों ही डिनाई नहीं कर सकती किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल को, अगर वो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो बंदा, तो वो किसी भी इंसान को इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है डिनाई नहीं कर सकती गवर्नमेंट। आई होप सबको समझ आया होगा यहाँ तक। अगर आप लोगों को डाउट आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैं, दोनों का एक ही मकसद है। क्या है? दोनों का एक ही मकसद है, टू इस्टेब्लिश इक्वालिटी ऑफ लेजिस्लेचर, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? जो मेन दोनों ही कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का मेन जो एम है वो क्या है? इक्वालिटी मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना? इक्वालिटी मेंटेन करना। ठीक है, हर इंसान जो है, जो हर हर इंसान जो सिमिलर सिचुएशन में है, उसको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना, सिमिलर लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल होने चाहिए, कोई प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर भाई अगर इसको पनिशमेंट मिले तो इसको भी मिलनी चाहिए। तो ये इस जो है इन दोनों का एम है। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन एंड ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, आई होप सबको समझ आया होगा। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ एक्सेप्शंस जो है मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 के लिए, आर्टिकल नंबर 14 के लिए कुछ एक्सेप्शंस जो है मेंशन्ड है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब लेट्स सी व्हाट आर द एक्सेप्शंस। तो आप देख सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है ये सारी चीजें, एक्सेप्शन भी मेंशन्ड है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है एक्सेप्शन का मतलब। समझ आ गया कि भाई एक्सेप्शन क्या हो गया? मतलब अगर मैंने अभी बोला कि भाई प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, मतलब मतलब इसको प्रिविलेजेस मिले तो इसको भी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसको अगर नहीं मिली तो इसको भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये जो आर्टिकल 14 है वो स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। जिनको क्या देता है? स्पेशल ट्रीटमेंट। अब लेट्स सी वो कौन वो लोग हैं। सो आर्टिकल 361 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है, जो जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है, ठीक है, उनको इम्यूनिटीज मिलती है। क्या मिलती है? इम्यूनिटीज मिलती हैं। और किस चीज से इम्यूनिटीज मिलती है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है ये आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस। अगर कोई प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपनी फुल कैपेसिटी में कोई भी काम कर रहा है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल को साइन करना है, सबको समझ आ रहा है, कोई बिल को साइन करना है, ठीक है, पास करना है, तो अगर वो करते हैं तो ये लोग लायबल नहीं होंगे, ये लोग लायबल नहीं होंगे। इनको किसी भी कोर्ट में आंसर देने की जरूरत नहीं है अपने एक्शंस की, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए एक इनके लिए क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? जब तक ये ऑफिस में है, यानी प्रेसिडेंट या गवर्नर है ये जब तक, सो ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, तो जब तक इनकी टर्म है, ठीक है, तब तक इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, तक इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। चाहे ये कुछ भी करें, ऑफिशियल या फिर नॉन ऑफिशियल, किसी भी कंडीशन में अगर ये कुछ भी काम करते हैं तो इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, जब इनकी टर्म ऑफ ऑफिस चल रही है। अगर हाँ, अगर टर्म एंड हो गई है, अगर टर्म एंड हो जाती है, तो उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है करी जा सकती है इनके अगेंस्ट। कोई भी ऐसा प्रोसेस अरेस्ट का या इम्प्रिजनमेंट का जो है कोर्ट्स इशू नहीं कर सकती, कोर्ट्स इशू नहीं कर सकती जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस में है और अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो कोर्ट्स जो है अरेस्ट वारंट कह सकते हो नहीं, इनके लिए कह सकते हो इशू कर सकती। सो नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट शॉल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफिस। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कि भाई आपको अरेस्ट करने तक का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं कर सकती कोर्ट। ठीक है, फिर सिविल प्रोसीडिंग्स जो है,
अगर इनकी टर्म चली है ड्यूरिंग टर्म, हर जगह मैंने ड्यूरिंग टर्म बोला है। सो सिविल प्रोसीडिंग्स की अगर बात करी जाए तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो कर ही नहीं सकते इनकी टर्म ऑफ ऑफिस में, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स में क्या है, इनको जो है सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट हो सकती अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नेक्स्ट आफ्टर द नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड टू हिम और हर। मतलब यानी अगर कह सकते हो ये लोग अपनी टर्म पूरी कर रहे हैं, ठीक है, और सिविल प्रोसीड कोई सिविल केस हो जाता है इनके ऊपर, सिविल केस हो जाता है, तो अगर इनको एक नोटिस सर्व करा है, इनको इनको एक नोटिस सर्व करा है, और वो नोटिस जो है 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स तक कह सकते हो उसका, 2 मंथ्स कह सकते हो इसका हो गया है, ये जो जो भी नोटिस सर्व करा है, तब जाके सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, तब जाके सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती है। तो यानी अगर सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, तो 2 मंथ्स का आपको नोटिस देना पड़ेगा, और जैसे ही ये 2 मंथ्स होगा तभी जाके सिविल प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट स्टार्ट हो सकती है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो हो ही नहीं सकती चाहे ये टर्म में है, ठीक है, जब ये टर्म में है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। और कब हो सकती हैं? when the expiration of 2 months next after the notice has been delivered to him or her। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 361 ए। आर्टिकल 361 ए जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था 1978 में, आफ्टर द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी ओवर हो गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया। इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन जो है लायबल नहीं है सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की, ठीक है, किसी भी कोर्ट में, फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब ये है, आप सबने देखा होगा, ठीक है, कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में आपने देखा होगा प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर में अपना कह सकते हो बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, ठीक है, इसी तरह से लोकसभा में बहुत सारा प्रोसेस चलता है, प्रोसीडिंग्स चलती है, राज्यसभा में चलती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीडिंग्स के ऊपर अगर कोई फॉर एग्जांपल रिपोर्टर है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो जर्नलिस्ट क्या है, अगर पब्लिकेशन करता है प्रोसीडिंग्स की, ये जो पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेचर, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा में कोई भी जो प्रोसीडिंग चल रही है, अगर उसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट बनाता है और न्यूज़पेपर या फिर रेडियो या टेलीविजन में बताता है कोई भी जर्नलिस्ट, ठीक है, तो क्या है उसके अगेंस्ट जो है सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे कंडीशन और कैच है, कंडीशन और कैच ये है कि जो भी वो बंदा रिपोर्ट करेगा, जो भी जर्नलिस्ट रिपोर्ट करेगा, वो सब्सटेंशियली ट्रू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सब्सटेंशियली ट्रू होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कह रहा है कि भाई चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने दिल्ली की स्पीच डाली हुई है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की क्या डाली हुई है, स्पीच डाली हुई है, तो ये वर्ड टू वर्ड एज इट इज डालनी पड़ेगी इन्हें, वर्ड टू वर्ड एज इट इज इन्हें डालनी पड़ेगी। ये इसको ट्विस्ट नहीं कर सकते, ये ट्विस्ट नहीं कर सकते। अगर दिल्ली चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कह रहे हैं कि भाई कि हम यमुना को क्लीन कर देंगे 2026 तक, और ये लोग लिख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया कि हम यमुना क्लीन नहीं करेंगे, तो दिस इज नॉट अ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट। ट्रू रिपोर्ट क्या है? जो कि वर्ड टू वर्ड एज इट इज इन्होंने लिखी है, इसको घुमाया फिराया नहीं है, इसको ट्विस्ट नहीं करा है इस स्टेटमेंट को। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो अगर कोई भी जर्नलिस्ट, ठीक है, सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट, या फिर कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी पर्सन सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट करता है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन में इसकी प्रोसीडिंग्स, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर की, तो वो क्या है, उसके ऊपर क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती कोर्ट में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने केस भी लिखा हुआ है। सपोज जैसे कि एक एमएलए है, ठीक है, वो कुछ कंट्रोवर्शियल कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तो और एक न्यूज़पेपर जो है एग्जैक्टली वही चीजें लिख देता है, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड विदाउट ट्विस्टिंग, न्यूज़पेपर में लिख देता है, ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिश कर देता है इस चीज को, और एमएलए को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। लेकिन आर्टिकल 361 ए है जो, वो न्यूज़पेपर को क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि उसने तो एज इट इज रिपोर्ट डाली है, इट ओनली रिपोर्टेड द ट्रुथ। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर न्यूज़पेपर जो है फॉल्स स्टेटमेंट देता है, अगर न्यूज़पेपर जो है फॉल्स स्टेटमेंट देता है या मिस कोट करता है, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो दो एक्सेप्शन पढ़े हमने, आर्टिकल 14 के लिए दो एक्सेप्शन है अभी तक जो हमने पढ़े।
तो आर्टिकल 14 के लिए पहला एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की जो इम्यूनिटीज हैं। फिर दूसरा एक्सेप्शन क्या है, 361A, जो कि रिपोर्टिंग के ऊपर है। ठीक है। अब आर्टिकल 105 क्या कहता है, नो एमपी, कोई भी एमपी जो है लायबल नहीं है किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में। ठीक है। जो किसी भी चीज के लिए वो जो पार्लियामेंट में कहता है, जो वो पार्लियामेंट में कहता है या फिर पार्लियामेंट में वोट करता है। ठीक है। पार्लियामेंट में सबको पता होगा, हर कोई स्पीच देता है अपनी। ठीक है। वोटिंग भी होती है पार्लियामेंट में, अलग अलग कमिटीज में। ठीक है। फिर कोई बिल पास करवाने उसके लिए वोटिंग होती है। तो कोई भी एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो अपनी स्पीच के लिए या वोटिंग के लिए उसके ऊपर आप जो है प्रोसीडिंग्स नहीं करवा सकते कोर्ट में, उसके ऊपर आप केस भी नहीं कर सकते। ठीक है। ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। ठीक है। एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट इवन इन इट्स कमिटीज। तो पार्लियामेंट की कमिटीज में भी अगर कुछ वोट है या कुछ उसने कह सकते हो कुछ मेंशन करा है एमपी ने, तो आप उसके ऊपर जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। सो दिस इज आर्टिकल 105 विच इज एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 14। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सिमिलरली जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके लिए भी सेम है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर में वो कोई भी अगर स्पीच देते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ भी वोट देते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स है नहीं हो सकती, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। सो यहाँ पे क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोर्स मिल रहा है। फिर इसी तरह से बात करी जाए आर्टिकल नेक्स्ट एक्सेप्शन की, दैट इज आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C ये कहता है, ये भी क्या है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के लिए। ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 31C में कि भाई ऐसे लॉज ऐसे लॉज जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। क्या, डीपीएसपी, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो ऐसे लॉज जो कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है। और कौन से वाले डीपीएसपी को, आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी के लिए, तो उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को ये। बस इतना समझिए कि भाई आर्टिकल 39 है एक, उसमें दो क्लॉज हैं बी और सी। ठीक है। 39 आर्टिकल में दो पॉइंट है, एक है बी, दूसरा है सी। और ये किसका पार्ट है, डीपीएसपी का। तो अगर कोई गवर्नमेंट आर्टिकल 39 को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई एक्ट बनाती है, क्या बनाती है, एक्ट बनाती है, और कौन से पॉइंट इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे, कि भाई ये तो वायोलेशन हो रही है आर्टिकल 14 की। क्या हो रही है, आर्टिकल 14 की वायोलेशन हो रही है। डीपीएसपी पे मैं एक बार डिटेल में आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ा दूंगा, या फिर जब आर्टिकल 31C पढ़ेंगे तब एक बार डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ आ रहा होगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू आर्टिकल नंबर 14। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स, जब आर्टिकल 31C आता है, तो आर्टिकल 14 जो है गोज आउट होता है, यानी बाहर जाता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, जो फॉरेन सोवरेंस हैं, जैसे रूलर्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए। आपको पता होगा कि डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसी होती है हर कंट्री में। ठीक है। तो जो फॉरेन एम्बेसडर्स हो गए, जो फॉरेन रूलर्स हैं, ऑफिशियल ट्रिप पे आते हैं या फिर नॉन ऑफिशियली भी आ रहे हैं, या डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या मिलती है, फुल इम्यूनिटी मिलती है। उनको क्या है, फुल इम्यूनिटी मिलती है क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए। उनको क्या है, फुल इम्यूनिटी मिलती है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से जो यूएनओ है, उसके मेंबर्स हैं और उसकी एजेंसीज हैं, उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, यानी उनको उनके अगेंस्ट भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट हो सकती। ठीक है, चाहे वो कुछ भी करे। अब जैसे इसका फॉर एग्जांपल आई गेस 2012 में, चेक कर देना आप लोग ये डेट एग्जैक्ट, एक केस हुआ था जब इटली के जो नेवी थी, उसके दो ऑफिसर्स ने क्या करा था, उसके दो ऑफिसर्स ने इंडियन फिशरमैन इंडियन फिशरमैन के ऊपर गोली चला दी थी, समुद्र में ही, ओशन में ही, इंदर इंडियन फिशरमैन के ऊपर क्या था, इनको मार दिया था।
ठीक है, ये समझ के कि ये क्या है, पायरेट्स हैं। पर ये पायरेट्स नहीं थे, नॉर्मल फिशरमैन थे। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो इटालियन अम्बेसडर था, जो इटालियन अम्बेसडर था, इसने जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके ऊपर केस चला। भाई इन ऑफिसर्स ने बेगुनाहों को मारा विदाउट कंफर्मिंग कि ये पायरेट्स हैं या नहीं है, बस शक के नाम पे इन्होंने गोली गोली चला दी उनके ऊपर। तो इंडियन जो सॉरी जो इटालियन एम्बेसडर था उसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये जो दोनों ऑफिसर हैं, ये जो दोनों ऑफिसर हैं, ये इनको बेसिकली इनके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जो इटालियन एम्बेसडर था तो उसने बोला कि भाई ये जो दोनों ऑफिसर हैं इनको इटली जाना जरूरी है, इनको क्या है, इटली जाना जरूरी है, क्योंकि इटली में इलेक्शन चल रहे हैं और वहां पे क्या है, वोटिंग करनी है इन्हें, इनको अपना वोट देने जाना है। और इन्होंने, ये जो इटालियन एम्बेसडर है इसने बोला कि भाई एफिडेविट में ये साइन करा कि ये लोग वोट देके वापस आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, ये लोग वापस कभी आए नहीं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो जब ये लोग वापस नहीं आए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई ये जो इटालियन एम्बेसडर है, अब इसके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। आई गेस उस टाइम, आई गेस तो नहीं बोलना चाहिए, बट उस टाइम क्या, कौन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह थे। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम। तो ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, तो इन्होंने बोला कि भाई अब हम इनके अगेंस्ट क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करेंगे। पार्लियामेंट में भी काफी उठाते हैं वाला मुद्दा। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम अम्बेसडर के ऊपर क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट कर सकते। सो इसलिए उसको जो है उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं हुआ, और वो लोग भी अपना आजाद रहे, वापस नहीं आए। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो फॉरेन सॉवरेन्स जो है, रूलर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो क्या है, फुल इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स में। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है आर्टिकल नंबर 15। अगर अभी तक कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो हमारे ये नोट्स हैं ये अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। कमेंट्स, या तो कमेंट सेक्शन में लिंक डाल देंगे या फिर आप सीधा विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.संख्या द लाइब्रेरी .com। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।